क्लास में अपन पढ़ रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह से बन के आता है, तो अब अपन उसको डिटेल में देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे आता है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, यानी जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो मॉडल क्या था। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर दैट ऑफ ए क्रिसमस पुडिंग, यानी जो वो फॉरेन में जो पुडिंग खाते हैं लोग उसकी तरह उसको वो लगती थी कि वो मॉडल उसका उसी तरह से है। अब उसमें कौन सी चीज़ क्या है, लाइक पुडिंग में अपन ऊपर नट्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, उसकी टॉपिंग करते हैं नट्स से, तो यहाँ पे और नीचे जो भी चॉकलेट का जो होता है वो बेस रहता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन थे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज, वो उनको क्यूरेंट्स यानी ड्राई फ्रूट्स की तरह लगते थे। जो नट्स अपन डालते हैं तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है नट्स की तरह पूरे मॉडल में फैले हुए हैं। और क्रिसमस पुडिंग में वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, इसके अलावा वाटरमेलन की तरह भी सोच सकते हैं। जैसे वाटरमेलन में पूरा पिंक पार्ट जो है वो तो प्लस का हो गया पॉजिटिव चार्ज का, और जितने भी उसमें बीज होते हैं सीड्स होते हैं वो सारे क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, जो कि अलग अलग जगह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे वाटरमेलन में, पूरे पॉजिटिव चार्ज में। तो यहाँ पे उस पिंक कलर वाले पार्ट को तो पॉजिटिव चार्ज लिया गया है और जो सीड्स होते हैं उसे नेगेटिव चार्ज लिया गया है। तो उसी तरह से ये मॉडल बताना चाह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में रहता है और उसमें बीच बीच में नेगेटिव चार्ज जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। ये जे थॉमसन को लगता था। तो इनका मॉडल आपको आना चाहिए, काफ़ी ईजी है, एक्सप्लेन कर सकते हो। और डायग्राम इसका आपको यहाँ दिया हुआ ही है, इस तरह का डायग्राम बनाना है अगर मॉडल पूछेगा तो। अब जे थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, उनकी थ्योरीज। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, यानी एटम जो है उसमें पूरा का पूरा स्फीयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें एम्बेडेड है, यानी उसमें धसे हुए हैं, ठीक है। द नेगेटिव एंड सेकेंड क्या बताया उन्होंने कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उसमें है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, और इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पूरा का पूरा, ठीक है। सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑल्सो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उन्होंने ये बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट उनके एक्सपेरिमेंट्स बाद में ही, उन्होंने तो ये सिर्फ बात कही, पर जो दूसरे साइंटिस्ट ने जिन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए वो इस मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इस मॉडल का निकल कर नहीं आया, सिर्फ एक थ्योरी ये रह गई, ठीक है। तो इनके कुछ ना कुछ फॉल्ट्स थे इनके मॉडल में, तभी ऐसा हुआ, वरना एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता। तो सेकेंड मॉडल आया, दैट वाज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये कौन से साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक मॉडल डिज़ाइन किया। उनको भी इंटरेस्ट था ये जानने में कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज है, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से मॉडल में, एटम के मॉडल में, स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके ही बताया। इन द एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स किन्हें कहते हैं, जो हीलियम एटम आपने सुना होगा, हाइड्रोजन हीलियम गैस होती है, उसके कुछ एटम लिए गए, ठीक है। उन एटम्स को उन्होंने गोल्ड फॉइल, थिन पतली सी गोल्ड की लेयर, जो बर्फ़ जैसे लगती है ना सोने की, उतनी पतली लेयर लेकर उन्होंने वो हीलियम पार्टिकल्स उस पर फॉल यानी गिराए, ठीक है। तो उसके बाद उनको उससे क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हुई। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो फर्स्ट चीज़ क्या थी, ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल, यानी गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि बहुत ज़्यादा थिन लेयर, जितना थिन वो ले सकते उतना थिन लेयर उनको किसी चीज़ का मिल जाए। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक, यानी एक एटम जितना होता है उससे 1000 टाइम्स थिक ये शीट जो है उनको मिली थी, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज़ किया। सेकेंड है अल्फ़ा पार्टिकल्स किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, दे आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, यानी 4He2 डबली चार्ज्ड, जिन पे डबल चार्ज आ रखा हो वो हीलियम पार्टिकल्स, वो हीलियम आयंस क्या होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। सिंस दे हैव अ यहाँ पे उनका मास है, यानी 4 यूनिट उनका मास आ गया। तो द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इतना मास है तो
अगर उसका मास 4 यूनिट है तो उसमें काफ़ी एनर्जी होगी। जैसे लाइक होता है ना, अगर किसी चीज़ में अगर मास ज़्यादा है तो उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें यहाँ। थर्ड पॉइंट था, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। अल्फा पार्टिकल्स भी एक तरीके के एटम्स हैं एंड गोल्ड फॉइल जो है उसमें भी एक तरीके के एटम्स हैं। तो उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स है वो उससे जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी गोल्ड के एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं उससे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी अपना रास्ता बदल लेंगे, उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो काफ़ी हैवी थे प्रोटॉन से, ठीक है। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस, तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अल्फा पार्टिकल्स हैवी है इस वजह से कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन उन्हें नज़र आएगा। क्योंकि आपको पता है हैवी कोई चीज़ होगी तो उसे फोर्स लगाना, उसे धक्का देना या उसे हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। बट रिज़ल्ट क्या निकल के आए वो काफ़ी उल्टे थे, तो इनके रिज़ल्ट भी ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। रिजल्ट क्या क्या निकल गया है? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है। बहुत सारे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे के सीधे गोल्ड फॉइल से निकल गए, यानी उसको पार कर गए, पेनिट्रेट करके अंदर चले गए उसमें। सेकेंड था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो जो है गोल्ड फॉइल से डिफ्लेक्ट हुए, यानी उससे टकरा कर उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली, पर कितने एंगल से? काफ़ी छोटे छोटे एंगल से। लाइक कोई 10 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया, सीधा सीधा जा रहा था 15 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया, तो छोटे छोटे एंगल से उन्होंने डिफ्लेक्ट किया। थर्ड है, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड। सरप्राइजिंगली यानी और क्या ऐसा रिजल्ट निकल गया है जो काफ़ी शॉकिंग था कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड, यानी हर 12,000 में से एक पार्टिकल तो ऐसा था जो पूरा का पूरा ही जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गया, ठीक है। यानी पूरा ही उसने अपना रास्ता उल्टा कर लिया था, जा नॉर्थ में रहा था, रहा साउथ में क्या। In the words of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you, ठीक है। तो यहाँ पे उनको ये रिज़ल्ट कितना शॉकिंग लगा, उनके वर्ड्स क्या थे? इतना शॉकिंग जितना आप एक 15 इंच की शेल को एक टिश्यू पेपर में मारो, क्योंकि टिश्यू पेपर में आपको पता है ही नहीं एनर्जी कुछ, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को टिश्यू पेपर में मारोगे 15 इंच के, वो ऑलमोस्ट वही फट जाना होता है, बट नहीं, वो क्या हुआ, ऐसी चीज़ से टकरा कर भी वो वापस आपके पास आ गई और आपको हिट कर दी थी। तो ये तो चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी ना, तो वही इनको फील हुआ था। येलो बॉक्स में आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में दे रखा है, जो 30 अगस्त को पैदा हुए थे, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला केमिस्ट्री में 1908 में, और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट तक काफ़ी इन्होंने साइंस में उसके थ्रू काफ़ी चेंज कर दिया था। नाउ लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड। हम सेम एक्टिविटी अगर ओपन फील्ड में करें तो हमें क्या नज़र आएगा कि एक चाइल्ड है, ठीक है, वो दीवार के सामने खड़ा है अपनी आंखें बंद करके, और वो दीवार पे स्टोन्स फेंक रहा है, ठीक है, कुछ दूरी से। ही विल हियर अ सेकेंड साउंड विद ईच स्टोन, मतलब उसे एक आवाज़ सुनाई देगी जब भी एक स्टोन दीवार पे टकराएगा। अगर वो इसे 10 टाइम्स रिपीट करता है इस एक्टिविटी को, तो उसे साउंड 10 टाइम्स सुनाई आएगी। बट अगर ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड को हम बोलें कि तुम ये स्टोन थ्रो करो, तो उसको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, और वो भी कैसे? बार्ब्ड वायर फेंस, यानी सिर्फ तार लगे हैं, उन तारों पे उसे मारना है। तो अब जाहिर सी बात है, वो अंधा है, हो चुका है, अभी ब्लाइंड फेस्ड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, तो उसे कुछ दिखेगा तो है नहीं सामने, तो वो रैंडमली हिट करेगा, और वो रैंडमली हिट करेगा तो कभी कभी वो फेंस से टकरा भी जाएगी उस वायर से स्टोन, कभी कभी उसको क्रॉस भी कर जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी क्रॉस कर जाएगी तो उसको कोई साउंड सुनाई आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई टकरा ही नहीं चीज़, ठीक है। तो और वो जो फेंस थी उसमें काफ़ी गैप था, तो वो स्टोन बीच में से निकल गया बिना कोई आवाज़ किए। तो ये सारी सिचुएशन हो पॉसिबल है अगर हमने ऐसे रैंडमली हिट किया। तो वही सारी सिचुएशन जो है यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में भी निकल कर आई, ठीक है। वो सिचुएशंस क्या थी? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड
तो ऐसी सिचुएशन यानी कई बार वो वापस आ गया या कई बार वो गुजर गया सामने से, जैसे मैं अगर दो फैंस के बीच में स्टोन मारूँ तो वो निकल जाएगा ना, उसको पार करके आगे चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ एक्सपेरिमेंट्स में भी हो रही थी। तो उससे रिजल्ट क्या निकला कि जितना भी स्पेस है एटम के अंदर वो मोस्ट ऑफ द स्पेस तो खाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल से बिना कोई टकराए करे वो उसको पार करके गुजर गए, ठीक है, और बिना डिफ्लेक्ट किए। सेकेंड पॉइंट क्या निकल के आया, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पार्ट। तो बहुत कम पार्टिकल थे जो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुए। तो वो क्या शो करते हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे ही है। जैसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल में बोला था ना थॉमसन ने कि पूरा पॉजिटिव ही है, तो वो वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हुआ। थर्ड रिजल्ट क्या निकल के आया कि बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, मतलब 12,000 में से एक ही 180 डिग्री पे रिबाउंड हुआ, यानी जहाँ नॉर्थ में रहा था और आ साउथ में गया। तो इतना कम पार्टिकल अगर इस तरह से रिबाउंड करता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ बहुत ही छोटी जगह में और वो सिर्फ सेंटर में ही है, इसीलिए बहुत कम पार्टिकल वहाँ से टकरा के वापस पीछे आए उस उल्टी डायरेक्शन, ठीक है। तो जितना भी मास है एटम का वो कहाँ है, सारा स्मॉल वॉल्यूम में बहुत छोटी सी जगह में ही कॉन्सेंट्रेटेड है और वो कहाँ है, सेंटर में है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ निकल के आया, सेंटर में, और बहुत ही कम स्पेस में है, ठीक है। अब इस डाटा के थ्रू उन्होंने और क्या निकाला, फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस उन्होंने किसे कहा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ उसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस निकल के आया वो कितना है, 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। यानी अगर एटम की रेडियस मान लो 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है, ये एटम की रेडियस है, उससे 10⁵ टाइम्स लेस, ठीक है, उससे 10⁵ टाइम्स लेस करना है, यानी 10⁵ से डिवाइड कर दो तो 10⁻⁻15 उसकी ऑलमोस्ट जो है रेडियस निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस की रेडियस होगी और ये पूरे एटम की रेडियस होगी। समझ में आ गया? अब और क्या बातें हैं, कुछ फीचर्स उन्होंने पता लगाए इस मॉडल से, वो ये थे। सबसे पहला तो कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, ठीक है, एटम में, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये अंडरलाइन कर ही लेना आप। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जितना भी मास होता है एटम का। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में रहता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जितना भी मास है एटम का वो सारा का सारा ऑलमोस्ट जैसे 100 में से 90% वो न्यूक्लियस का ही मास होता है। सेकेंड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड सर्कुलर पार्ट्स, यानी बीच में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं इन सर्कुलर पार्ट्स में, सर्कुलर रास्ते पे, ठीक है। थर्ड है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। तो एटम का साइज़ जितना है उससे काफ़ी छोटा तो न्यूक्लियस का साइज़ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज ऑलमोस्ट बताया था अभी 10⁵ टाइम्स तो कम ही है एटम से, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, यानी इसके भी जो रदरफोर्ड मॉडल था उसकी भी कुछ ना कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे, इसलिए उसके बाद भी और चेंजेस हुए। ये ड्रॉबैक्स क्या थे कि मतलब मॉडल ऑलमोस्ट परफेक्ट ही था बट इसमें स्टिल ऐसी कुछ बातें थी जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। वो क्या थी, द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, यानी ये जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं उनको स्टेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है वो धीरे धीरे, जैसे अपने अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती है एक पाथ पे, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, वरना तो उसको मूव करते करते धीरे धीरे उसकी एनर्जी भी तो ख़त्म होगी, और एनर्जी ख़त्म होगी तो उसे उसमें गिर जाना चाहिए आके सेंटर में, ठीक है। तो ऐसे वो चलता कैसे जा रहा है, वो स्टेबल कैसे, वो यहाँ पता नहीं चल रहा था। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड गो अंडर एक्सेलरेशन, तो कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है तो उसे एक्सेलरेशन यानी एनर्जी तो चाहिए अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है।
और एक्सेलरेशन अगर उसको करना है, सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो उसको हर वक्त अपनी एनर्जी जो है रेडिएट यानी रिलीज़ करनी पड़ेगी। दिस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज़ एनर्जी, तो धीरे धीरे इस तरह से इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपनी एनर्जी लूज़ कर देनी चाहिए और फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और फाइनली उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए आकर, है ना। अगर ऐसा होता तो एटम हाईली अनस्टेबल होता, ठीक है। ऐसा होता तो एटम हाईली अनस्टेबल होता और मैटर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता जिस फॉर्म में वो भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब एटम है तो स्टेबल, पर अब क्यों है और कैसे है वो रीज़न इस मॉडल से अभी तक पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। तो ध्यान रखना, रदरफोर्ड मॉडल में आपको पूरा उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूछेगा कि उसने किस तरह से सेट किया, उसने किस चीज़ को यूज़ किया और क्यों किया। देन उसके रिजल्ट्स पूछेगा, तो रिजल्ट्स लिखने होंगे आपको 3 पॉइंट्स, और फिर देन उसके ड्रॉबैक्स पूछेगा, तो वो ड्रॉबैक्स भी आपको लिखने होंगे। तो इस तरह से पूरा 5-7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो पूरा आपको रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना। इसीलिए इसके बाद अब नेक्स्ट मॉडल आएगा, बोर मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने एक्सप्लेन किया ये सारी कमियों को, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।